हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन परवाज टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट का टॉपिक शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप सारे का कंपैरिजंस को हम लोगों ने देख रखा। अब जहां पर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक खत्म होता है, वहां पे जानते हैं क्या शुरू होता है? वहां पे शुरू होता है यस, पीछे देख रहे हैं आप, यस, फर्मी एनर्जी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आज का डेडिकेटेड टॉपिक है फर्मी एनर्जी, जिसमें हम स्टार्टिंग में लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में आप 6 तरह का डेफिनेशंस देखेंगे फर्मी एनर्जी का, 3 केसेस देखेंगे फर्मी एनर्जी का इन वेरिएशन विद टेम्परेचर, और 3 केसेस देखेंगे फर्मी एनर्जी का इन वेरिएशन विद डोपिंग, कि इंट्रिंसिक में क्या होगा, एक्सट्रिंसिक में क्या होगा। तो टोटल हम लोग 6 डेफिनेशन और 6 टाइप्स देखेंगे। 100% क्वेश्चन से बन जाएगा, एकदम नहीं चिंता करना है, बस वीडियोस में बने रहिए। लेट्स स्टार्ट फर्मी एनर्जी। देखिए, आज हम लोग फर्मी एनर्जी से पहले एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन या मास एक्शन लॉ ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए, एक मास एक्शन लॉ केमिस्ट्री में भी है, वो नहीं है, ये सेमीकंडक्टर का लॉ ऑफ मास एक्शन या मास एक्शन लॉ है। व्हाट इज मास एक्शन लॉ? तो एक चूंकि ये लॉ है, और जहां पर भी लॉ आ जाता है तो आपको लॉ में अपना डेफिनेशन नहीं लिखना है, बल्कि स्टेटमेंट जो लॉ का है, न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, या जो भी थ्योरम्स है, लॉज है, वो जो बुक में लिखा है उसी को आपको लिखना है, भले आप समझ जाइए अपने भाषा में। इसलिए लॉ को याद रखना होगा। सो लॉ हो गया, प्रिंसिपल हो गया, थ्योरम्स हो गया, एसेट्रा। ये सब आपको वो चीज याद रखनी है जो बुक में जो साइंटिस्ट ने डिराइव किया था, क्योंकि इसी को आपको कोड करना है इन योर इंटरव्यू, इन योर स्किल टेस्ट एंड इन योर सब्जेक्टिव एग्जाम टू। चलिए, तो अभी हम लोग जो है ना मास एक्शन देखते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका। Law of mass action, it states that under constant temperature, टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको हम लोग Ni बोलते हैं, एंड होल डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, इसको हम लोग NH बोलते हैं। स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होना बहुत जरूरी, क्योंकि सेमीकंडक्टर इज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका वेरिएशन टेम्परेचर पे होता है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का, इसीलिए स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। देखिए, ओम्स लॉ में भी इस टर्म यूज्ड है अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि वहां पर भी टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी का घटना बढ़ना होता है, इसीलिए V इक्वल टू RI में रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो इट स्टेट्स दैट अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Ne एंड होल डेंसिटी NH इज इक्वल टू square of density of intrinsic charge carrier, square of density of intrinsic charge carrier। तो intrinsic charge carrier क्या है बेटा? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है Ni। तो इसका हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Ne into NH, product of electron density into hole density is exactly equal to the square of intrinsic charge carrier। यही है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, Ne into NH is equal to Ni square। और जो भी आपका फॉर्मूला आया है इंट्रिंसिक का, एक्सट्रिंसिक का और पी टाइप का, तो उसमें जो लिखा हुआ है Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni और Ne इज ग्रेटर देन D इज इक्वल टू NH, ये जो आप फॉर्मूला पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, वो इसी से निकाला गया है। और आपका इसमें एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये फॉर्मूला वैलिड है। अच्छा, अब इससे 3 तरह का न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। पहला पूछा जाएगा कि Ne का वैल्यू दे दिया जाएगा और NH का वैल्यू दे दिया जाएगा, Ni का वैल्यू निकालने दिया जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा कि अगर Ne और NH का वैल्यू दिया गया है और Ni का भी वैल्यू, तीनों का वैल्यू दे दिया जाएगा, और पूछेगा कि ये कौन सा सेमीकंडक्टर है। फॉर एग्जाम्पल,
if Ne is equal to 2 into 10 to the power 8 electron per centimeter cube and NH is equal to 2 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पूछेगा ये कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा है 10 टू द पावर 8, तो ये एन टाइप है, और होल का काम है पी टाइप है। अगर वो ज्यादा हो जाता या दोनों बराबर हो जाएगा तो इंट्रिंसिक होगा। तो इस तरह से कुछ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे आएंगे। नाउ लेट्स मूव, चलिए अब दिख रहा है, हाँ। सो व्हाट इज फर्मी एनर्जी, आखिर ये फर्मी एनर्जी है क्या? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट हैज सर्टेन एनर्जी। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्मी एनर्जी एंड एनर्जी गैप? एक्चुअली एनर्जी गैप के अंदर में ही जो वेरिएशंस होता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पी एन में, उसी को फर्मी एनर्जी बोलते हैं। तो फर्मी एनर्जी का पहले हम लोग सबसे पहले प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्मी एनर्जी लेवल इज दैट लेवल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। फर्मी एनर्जी उस लेवल को बोलते हैं, पहले लिख देते हैं हम यहाँ पे आपके लिए। फर्मी एनर्जी is that energy level where the probability of finding electron is maximum. Probability of finding electron is maximum. इस बात को आप समझिए, जैसे कि ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है और बीच में आपका एनर्जी गैप है। तो अब यहां से यहां तक पूरा जो एनर्जी गैप जो है, तो आखिर यहां 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 कहीं तो इलेक्ट्रॉन्स तो सारे तरफ है, वैलेंस बैंड से कुछ कंडक्शन बैंड में भी चला जाएगा टेम्परेचर के वेरिएशन से, कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको यहाँ पर येलो कलर से दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आपका यहां भी है, यहां भी है, यहाँ 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 और कुछ ऊपर भी है। तो अब सवाल ये है कि फर्मी एनर्जी किसको बोलते हैं? फर्मी एनर्जी उस एनर्जी लेवल को बोलते हैं इस एनर्जी गैप में जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे अधिक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले, और वो प्रोबेबिलिटी है एट द मिडिल, एंड दैट इज Fermi energy is that energy level where the probability of finding electron is maximum, and that probability is, and that maximum probability is, and that probability of finding electron is 1/2, or probability of finding the electron is 1/2 or 50%। तो जहां पर 50% इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होगा उसी जगह को फर्मी एनर्जी बोलेंगे, और वो जगह है 1/2, और वट 1/2 का मतलब है एकदम मिडिल, दैट इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ योर एनर्जी गैप के बीच में। वैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीचों बीच में जो गैप होगा, वहीं पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे अधिक होगी, और वो अधिक क्या है, 100 में 50% वहीं पे मौजूद रहेगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी, जिसका एक और फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं कि EF इज इक्वल टू EC प्लस EV बाई 2, which is equal to 1/2. EC is energy of conduction band and EV is energy of valence band के बीचों बीच जो रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फर्मी एनर्जी लेवल। या इसका सेकंड डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल इज दैट लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल इज दैट लेवल वेयर 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। ये एक सेकंड डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, दूसरा पहला डेफिनेशन क्या था, जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और वो प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1/2 या 50%। या सेकंड डेफिनेशन ऐसा है, वो एनर्जी लेवल जहां पर मिलने की संभावना इलेक्ट्रॉन्स की 50% एग्जैक्टली हो जाए, उसी को फर्मी एनर्जी बोलते हैं। फर्मी एनर्जी लेवल इज दैट लेवल वेयर 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। सो यू कैन सी इन दिस फिगर कि ये जो आपका EG गैप बाई 2 है, जो आपका एकदम मिडिल ऑफ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में आया है, ये कुछ भी नहीं है सिवाय फर्मी एनर्जी के।
जो आपको वहां पे फॉर्मूला बताए थे। तो जो मिडिल में यहाँ पर 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है, वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के एकदम बीच मौजूद रहता है, उसी को फर्मी एनर्जी बोलते हैं। तो हम लोगों ने 2 डेफिनेशन देखा। तीसरा डेफिनेशन और हम लोग देखते हैं फर्मी एनर्जी का। वो डेफिनेशन है, फर्मी एनर्जी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी लेवल वेयर Fermi energy is also defined as Fermi energy is also defined as energy possessed by, अब एनर्जी का कंसेप्ट आ गया, एनर्जी possessed by the fastest moving electron at 0 Kelvin। देखो ये थर्ड डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्मी एनर्जी इज आल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। जितना भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उसमें जो सबसे फास्ट मूव कर रहा है 0 केल्विन पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज आल्सो नोन एज फर्मी एनर्जी। और वो होगा 50% जगह पे, जिसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो 0 केल्विन का लाइन है आपका ये वाला ब्लू वाला, दिस इज द लाइन ऑफ योर 0 केल्विन। और आप देख सकते हो कि 0 केल्विन जो है आपका यहां पर आ रहा है, दैट इज एग्जैक्टली 0.5 या 50% या 1/2। और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन है क्या, 50%। कितना पे, 0 केल्विन पे। और ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, जो आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूरा वहां से वैलेंस से कंडक्शन बैंड में और इंसुलेटर को भी पार कर जाता है। सो दिस इज द व्हाट इट इज ट्राइंग टू डिफाइन। फर्मी एनर्जी इज आल्सो डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय द, सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन्स में जो मूव कर रहा है उसका एनर्जी जहां पे होगा उसको भी फर्मी एनर्जी बोलते हैं। वो कहां पे होगा, एकदम बीच में होगा, और वो बीच है डायग्राम के हिसाब से यहां पे। समझ में आ रही। फर्मी एनर्जी का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्मी डायक फंक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्मी डायक फंक्शन और फर्मी डायक प्रोबेबिलिटी फंक्शन। फर्मी डायक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दो नाम है इसका। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्मी डायक फंक्शन और फर्मी डायक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं फंक्शन ऑफ ई से। फंक्शन ऑफ ई, तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ ई? फंक्शन ऑफ ई इज नथिंग बट फर्मी डायक प्रोबेबिलिटी फंक्शन और फर्मी डायक फंक्शन, जिसका फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर E माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1। प्लस 1 नीचे में है, ध्यान रखेंगे, और ये एक्सपोनेंशियल में है। अब समझो जल्दी जल्दी कि ये क्या है। ये तो समझ में आ गया कि दिस इज फर्मी डायक फंक्शन। व्हाट इज ई? ई इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। E is exponential constant, जिसका वैल्यू होता है 2.7। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपका E है, शिफ्ट दबा के 27 दबाना, देखना E आएगा, शिफ्ट दबा के E दबाना तो आ जाएगा अपना, देखना साइंटिफिक कैलकुलेटर में 2.7 उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। और E इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और E टू द पावर कैपिटल E क्या है, अब इसको समझो। व्हाट इज कैपिटल E एंड व्हाट इज EF? कैपिटल E इज EG। EG का मतलब एनर्जी गैप, और EF इज फर्मी एनर्जी। EF इज फर्मी एनर्जी। पढ़िए, फॉर लो टेम्परेचर दोज एनर्जी स्टेट्स बिलो द फर्मी एनर्जी EF से नीचे जो होगा हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एसेंशियली 1 एंड दोज अबव द फर्मी एनर्जी एसेंशियली 0। ये हम लोग अभी इसको प्रूफ करेंगे। तो E क्या है? E इज नथिंग बट योर एनर्जी गैप। E is your EG and EF is your Fermi energy। Fermi energy। K क्या है बेटा? K is nothing but Boltzmann constant। K is nothing but Boltzmann's constant। This is the temperature constant, आप लोग जानते होंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में देख लो, इसका वैल्यू आपको पता है किसी को? Anybody knows the value of Boltzmann constant? No one? 1.38 into 10 to the power minus 23। ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है, याद रख लेने से बेहतर रहेगा। दिया भी रहता है, कभी नहीं भी दिया रहता है।
और ये जो 1 है आपका, ये आपको 1 क्यों रखा है? दैट इज द क्वांटम डिफरेंस विच अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ये +1 आपको क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, मतलब कि पार्टिकल को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, होल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। सी द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ जनरल डिस्कशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल टर्म, तो ये देखने की जरूरत है नहीं, हम लोग यहाँ बता दिए। एट एब्सोल्यूट जीरो फर्मायोन्स, जो फर्मियान्स बोलते हैं जिसको, will fill up all available energy states below EF called the Fermi energy with one end and only one particle. They are constrained by the Paul expulsion pressure. High temperatures, some are elevated to the levels above the Fermi level. देखिए इस बात को हम यहाँ इस डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, यू कैन सी ऑन द डायग्राम, एनिमेटेड डायग्राम, टेम्परेचर जैसे ही राइज कर रहा है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है, तो दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब हम लोग तीन केस देखेंगे इस फॉर्मूला से एंड वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग। Now to understand this probability function, let's keep patience and be with us. थोड़ा सा सब्र करो, तुरंत सीख जाओगे। 3 केसेस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं केस 1। केस 1 में क्या होगा? लेट इफ E is greater than EF at T equal to 0 Kelvin. E is greater than EF, यानी कि एनर्जी गैप फर्मी एनर्जी से बड़ा है मगर टेम्परेचर 0 केल्विन है। तो कैसे फॉर्मूला चेंज होगा इसको देखा जाए। फर्मी एनर्जी क्या बोल रहा था? फर्मी एनर्जी बोल रहा था 1/1 प्लस E टू द पावर E माइनस EF बाई KT। ठीक है, ठीक है, ये है फॉर्मूला। मगर यहां बोल रहा है E इज ग्रेटर देन EF। E इज ग्रेटर देन EF का मतलब समझो, दिस इज E का मतलब EG एंड दिस इज EF, दिस इज EF आधा। तो इस फॉर्मूला से तुमको नहीं समझ में आ रहा है? E इज ग्रेटर देन EF, E is greater than EF, this is valence band and this is conduction band. तो जब ये वाला केस होगा तो क्या होगा अभी देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं। देखो 1/1 प्लस E टू द E, ये E वाला E जो है EF से बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस E माइनस EF, क्योंकि माइनस तो होगा नहीं क्योंकि बड़ा है लेफ्ट साइड वाला, डिवाइडेड बाई T कितना है? 0। K का वैल्यू अभी जरूरत ही नहीं, T कितना है? 0। तो एनी नंबर बाई 0 क्या होता है? Any number by 0 is infinity. So this will be 1/1 plus E to the power infinity. And any number to the power क्या होता है? Infinity. Any number to the power infinity is also infinity. तो ये हो जाएगा 1/1 plus infinity. और any number plus infinity क्या होता है? Infinity. तो ये क्या हो जाएगा? 1/infinity. और एनी नंबर बाय इंफिनिटी क्या होता है? एनी नंबर बाय इंफिनिटी होता है 0, सो ये हो जाएगा 0। सो द फर्मी एनर्जी और फर्मी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट फंक्शन at T equal to 0 Kelvin when E is greater than EF will be 0. तो probability of finding electron is 0. ये किस केस में होगा? This is a case when the material is insulator. Material is insulator. समझ में आ गई बात? तो ये जो पूरा केस है, दिस इज अ केस अबाउट योर इंसुलेटर, दिस इज अ केस अबाउट इंसुलेटर। क्योंकि इंसुलेटर में आपका पर प्रोबेबिलिटी पर फर्मी डायरेक्ट फंक्शन जो है ना, ये कितना हो जा रहा है? 0। दिस इज गेटिंग टू बी 0, यानी कि व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। तो वो किस केस में होगा? वो होता है इंसुलेटर के केस में। केस 2 देखा जाए, मजा आ जाएगा। कीप पेशेंस प्लीज। केस 2, if E is greater than EF at T equal to 0 Kelvin, तो Fe क्या हो जाएगा? Fe होता है 1/1 plus E to the power EF, E to the power E minus EF
e to the power e minus ef by kt। E ग्रेटर देन ef है ना, पहला केस में E ग्रेटर देन ef था ना, ये तो E लेस देन ef करना होगा। सेकंड केस में E लेस देन ef, E लेस देन ef है ना। E लेस देन ef का मतलब क्या है, देखो ये वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड। ऐसा बनाना है कि एनर्जी गैप जो है वो फर्मी एनर्जी से कम हो। ये पॉसिबल ही नहीं अनलेस एंड अनटिल ये ओवरलैप ना हो जाए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप क्या हो जाता है, जीरो। एनर्जी गैप उसमें जीरो हो जाता है, तो जब एनर्जी गैप आपका जीरो हो जाता है तो जीरो इज ऑब्वियसली लेस देन ईएफ, ईएफ का कोई भी वैल्यू होगा। तो ये वाला केस होता है केस 2 में। तो अब इसका हम लोग मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं। अगर ई लेस देन ईएफ हो रहा है तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस का कोई वैल्यू रहेगा बाय, ये क्या हो जा रहा है, जीरो। तो माइनस आपका माइनस में आ जाएगा e बाई जीरो। तो एनी नंबर बाई जीरो क्या होता है, इंफिनिटी। सो दिस विल बी इक्वल टू, this will be equal to further 1/1 plus e to the power minus infinity, which will be equal to 1/1 plus 1 by infinity, और any number by infinity is zero। फिर से लिख लो, any number by infinity is what, zero। तो this is 1/1 plus 0, और therefore Fe is equal to 1। 1 का मतलब है probability of finding electron is 1 और Fe is equal to 100%। तो probability of finding electron is 100% for a case called conductor। तो ये पूरा जो केस है वह किसका केस है, कंडक्टर का। देखो कंडक्टर में क्या हो रहा है कि ये ओवरलैप हो जाता है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो जाता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलता है और फर्मी एनर्जी रहता ही नहीं है, एनर्जी गैप रहता ही नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट केस 2। चलो केस 3 देखते हैं अब हम लोग। केस 3 में देखिए क्या होगा बेटा, देखिए केस 3 में क्या हो रहा है, E इज इक्वल टू ई एफ, फर्मी एनर्जी और एनर्जी गैप दोनों बराबर हो जाएगा एट टी इक्वल टू 0 केल्विन। ये कब होगा, अभी इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसको सस्पेंस रखते हैं। E इक्वल टू ई एफ हो जा रहा है, तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस, जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो e टू द पावर 0 बाई 0, तो एनी नंबर बाई 0, क्योंकि ये जीरो हो जा रहा है, तो एनी नंबर to the power 0 is 1, therefore this is 1/1 plus 1 which is equal to 1 by 2। तो Fe is equal to 1 by 2 which is equal to 50%। तो 50% कब होता है, देखो this is valence band and this is conduction band, this is valence band and this is conduction band, और ये फर्मी एनर्जी probability of finding electron जब आपका 50% हो रहा है, so this is a case called insulator। This is a case called insulator. Now you can see very much clearly. This is a case of metal overlap. This is a case of semiconductor and this is a case of insulator। यहाँ पे किस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पे आपका आ जा रहा है for your semiconductor E is equal to EF। For insulator E is greater than EF and for metal E is less than EF। So now you have seen this formula। वापस हम लोग इस फॉर्मूला पे आ जाते हैं जहां से शुरू किए थे। यस यहां से हम लोगों ने शुरू किया था कि व्हाट इज फर्मी डायक और फर्मी प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अगर फर्मी डायक फंक्शन में e टू द e माइनस ई एफ बाई के टी का 3 केसेस लेते हैं। अगर e ई एफ के बराबर है तो वो इंसुलेटर है, e ग्रेटर देन ई एफ है तो वो सेमीकंडक्टर है, e लेस देन ई एफ है तो वो e लेस देन ई एफ है तो मेटल है, e ग्रेटर देन ई एफ है तो सेमीकंडक्टर, और E इक्वल टू EF है तो कंडक्टर है। So we have seen the 3 cases। Now see the next topic, the variation of impurity level of intrinsic, extrinsic, intrinsic और extrinsic P और N तीनों का। So ये अभी हेडिंग में जो बड़ा हेडिंग है वो है variation of EG, variation of EG, जिसमें हम लोग केस 1 लेते हैं for intrinsic semiconductor। For intrinsic semiconductor, energy level or impurity level, energy level or impurity level of
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एनर्जी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो होता है वो होता है, मान लेते हैं कि इसका एनर्जी गैप है EC और इसका एनर्जी का नाम है EV। EC is the energy of conduction band and EV is the energy of valence band and this is your Fermi energy EF। तो EF is equal to EC प्लस EV बाई 2। EC क्या बताया था आपको हम? एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। EV क्या बताए थे आपको हम? एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। और EF क्या बताए थे आपको? फर्मी एनर्जी। तो ये जो होता है वो मिडिल ऑफ अ कंडक्शन बैंड होगा और वैलेंस बैंड होगा। सो दिस इज योर फॉरबिडन एनर्जी गैप और ये है फर्मी एनर्जी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी लेवल का जो वेरिएशन होता है वो मिडिल में होता है। केस 2 हम लोग देखेंगे। केस 2 इज योर, केस 2 देखते हैं इंप्योरिटी लेवल और एनर्जी लेवल ऑफ एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में कौन सा? पी टाइप। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक इंप्योरिटी लेवल में केस 2 जो है ना वो है impurity level of p type। impurity level of p type और donor impurity level और donor impurity level, donor impurity level is ED। दानी होता है, दान कर रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो देता है वो देने वाला जो होता है वो जा करके देता है, लेने वाला आ करके लेता है। तो जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दानी हो गया है। तो इसका जो है ना एनर्जी लेवल जो है, देखो यहाँ पे जो है ना ये एन टाइप है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। केस 2 जो हम लोग ले रहे हैं वो है एन टाइप। एन टाइप, हाँ। तो एन टाइप इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दानी होता है और दानी जो होता है वो देता है। तो देने वाला इसको डोनर नाम रखा गया है। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर excess of electrons are available, therefore energy level of n type is very less, n type is very less, which is equal to 0.01 electron volt, which is equal to 0.01 electron volt, जिसको आप यहाँ देख सकते हो। ये है आपका एनर्जी जो बहुत कम है। दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0.01। यही है आपका 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसी को हम लोग बोलते हैं डोनर एनर्जी ED। ED या डोनर एनर्जी विच इज जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो एन टाइप में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो जो एनर्जी गैप होता है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे चला जाता है। दानी होता है, देने वाला होता है, तो इसका नाम हो जाता है ED। चलिए केस 3 हम लोग देखते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अब हम लोगों का जो केस 3 है वो है पी टाइप और एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल, और एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल। और एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल ये होता है इन पी टाइप एनर्जी लेवल इज हाई। कितना हाई होता है आपका? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक होता है। ठीक है, तो इसका नाम है EA। EA, EA लाइज जस्ट अबव वैलेंस बैंड। देखो एक्सेप्टर है ना, भिखारी है, मांगने वाला है, तो वो द्वार के पास जो है ना वो जाता है लेने के लिए, और जो दानी है वो जो वो दूसरे को द्वार जाता है लेने के लिए और दानी जा करके देता है। ऐसे याद रखोगे तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के पास में ही रहेगा और डोनर एनर्जी कंडक्शन बैंड के पास में रहेगा।
चलिए इन तीनों को हम लोग जल्दी से समराइज कर देते हैं। सो नाउ यू कैन सी हियर, नाउ यू कैन सी वेरी मच क्लियरली कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में इंट्रिंसिक में जो होगा वो बीचों बीच रहेगा, और एन टाइप में होगा वो डोनर के पास रहेगा, जिसको ईएफ जो बोल रहा है इसको हम लोग ईएफ ना बोल के बेहतर रहेगा कि ईडी बोलें ताकि याद रहे ईडी, और ये हमारा ईए बोलें ताकि याद रहे ईए एक्सेप्टेड एनर्जी। और आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट बात नोट करके, mobility of n type is greater than mobility of p type because excess of electron has high movement. जो टॉपिक आज आपको पढ़ाए हैं इससे कुछ नहीं तो 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में जरूर कराएंगे आपको, और आप देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनती है। तो प्लीज इस वीडियोस को बार बार रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लो, पॉइंट वाइज समराइज कर लो, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में एकदम सक्षम हो जाओ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो। अगर यूट्यूब में देख रहे हो और ऐप में देख रहे हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए। और आप लोगों के लिए ऐप में बहुत सारा टेस्ट सीरीज, मटेरियल, असाइनमेंट, प्रैक्टिस सेट, क्विजेज सब कुछ अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स सब कुछ अवेलेबल है। प्लीज ऐप को डाउनलोड करके एक्टिव रहिए। थैंक यू, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो of objective questions from semiconductor.